और दूसरी है समानुभूति। कोई चाहता है कि एकदम हमारे साथ के हो जाए, इसलिए मैंने जानबूझ के कहा साथी से प्रकाश। वो पाठक से चाहता है साथ, और साहित्य का अर्थ भी होता है साथ साथ होने का भाव, सहभाव, साथ साथ होना। कवि के साथ हो जाइए, वो चाहता है। और दूसरे अटेंशन चाहता है, और तीसरे वो चाहता है आप थोड़ा उसके लिए भी समय दें। सारे संसार से बात हो रही है, आदमी अपने को ही नहीं समय दे पाता। उसी तरह से कवि को अब समय दें थोड़ा, जैसे और लोगों से बात हुई उससे भी थोड़ी बात हो। उसकी कविताओं के जरिए एक बहुत गहरी बात कही विद्यारण्यमूर्ति ने, जिसकी याद भाई उमेश कुमार जी ने दिलाया। और मैं देख रहा हूं कि कितना अच्छा अनुभव है कि रचनाएं हैं और पूरी तरह शांति से अपने पसंद की रचनाएं आप चुन रहे हैं, उन्हें खरीद रहे हैं और इसी में रचना पर चर्चा हो रही है। मैं आया तो भाई ऋषि से सुलभ की रचना पर मनोज पांडे जी से चर्चा चल रही थी, और जो उतर के ऋषि के सुलभ भी वहां पहुंचे, एक लड़की तुरंत आई, आपका उपन्यास किधर मिल रहा है? क्योंकि इसमें वो खोज नहीं पा रहे। तो एक रचनाकार को अच्छा लगता पाया नई सदी किधर मिल रही, कोई रचना किधर मिल रही, आप पूछते हैं। तो जो उपस्थित है, जो उपस्थित नहीं या उपस्थित है तो हमको दिखाई नहीं देता, उन सबको कभी अपनी चिंता के साथ समेटता है। ये अच्छा लगा। डॉक्टर जूही त्रिपाठी ने आरंभ में अपनी बातें रखी, कितने आत्मविश्वास से रखी। सबने कोई न कोई पहलू रचना का रखा। तो मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं कहने को, लेकिन ये अपने आप में अच्छा लगता है कि रचना को कितने कोणों से देखा जा सकता है। तो दर्शिका घर में रोज देख रही है, तो लेकिन कवि जो एक पिता के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक सहयोगी के रूप में आपसे रोज मिलता है, यह वही नहीं है जो कविता में है। जब आपको सहानुभूति नहीं छोड़ के जब समानुभूति के स्तर पर जाना होगा, तो वो कविता में अपने शब्दों में जो पड़ा हुआ कवि है, उससे आपको अपनी मित्रता करनी है। और मुझे अच्छा लगा कि जूही ने, उमेश कुमार ने, दर्शिका ने और विजयनाथ मिश्र जी जो भारद्वाज यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, ये कुलाधिपति हैं, ये देखिए कवि जो है, मैं आपको बताऊं कि एक कवि जो है ना, वो अपने जीवन से भी क्रीड़ा करता है, खेलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने शायद रोज के जीवन में कोई न कोई नाटक जो लिखे, उससे ज्यादा नाटक उन्होंने किए, अपने जीवन में रोज किए। नगर में उन्होंने ढिढोरा पिटवा दिया। कल गंगा के किनारे एक अंग्रेज में गोरी में खाऊं पहनकर गंगा पार करेंगे। तमाम भीड़ जुट गई, बनारस के कुछ वली लोग, और भारत जिसने घोषणा की उनका पता ही नहीं, मेम कहाँ है वो ताकने भरने से भी नहीं दिख रही थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थोड़ी देर बाद आए, सब लोग उत्सुकता से देख रहे। भारतेंदु जी ने कहा कि आज 1 अप्रैल है और ये लोगों का राज चल रहा है, उस दिन वो लोग मूर्ख दिवस मनाते हैं, तो वो उत्सव हो गया, घर जाइए, पुआ बनाइए, खाइए। अपने लोगों को प्यार करना और उनसे खेलना, ये इस कविता में जैसे कि कहा ना कि आक्रोश जो है बदल कर एक गंभीर स्वर में प्रतिरोध का
स्वर, गंभीर स्वर इस संग्रह में आ गया। इससे पहले की कविताओं का जो आक्रोश है, असंतोष है, गुस्सा है, वो अब एक खिलाई हुई भाषा, एक गंभीर भाषा में आ रहा है, शब्द चुनने होते हैं। तो इसीलिए ये कविता जो है, जो वाया नहीं सभी है, तो उसके नएपन को पहचानने के लिए समानुभूति ही नहीं, फिर अटेंशन भी देना हो, क्या नई बात कही, और समय देना हो। तो अब देखिए कि जैसे दर्शिका ने वो देखा जो पिता को उसने देखा कि किस रचना प्रक्रिया के लिए रचना, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कविताएं देखा रहा है। हर के लोग समझ नहीं सकते उसके भीतर क्या चल रहा है, तो उसकी बेकली को समझ पाना बहुत, वो दो धारी तलवार पर चलता, वो सब घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उसके भीतर की जो बेकली है वो बिल्कुल दूसरी चीज, उसको आप समझ सकते, क्योंकि आप एम्पैथी के स्तर पर, समानुभूति के स्तर पर है, और आपने उसकी रचनाओं के भीतर जो पड़ा हुआ है उससे मिले और हाथ मिलाया। वहां ये एक ऐसे परिसर का बयान है जिसमें सब कुछ देखने की आजादी है, लेकिन बहुत कुछ न बोलने की हिदायत है। अब ये दूसरा वाक्य जो बदलाता, तब आपका देखने का नजरिया ही बदल जाता है। इस दुनिया में सब कुछ देखने की आजादी, लोकतंत्र है, लेकिन बहुत कुछ न बोलने की हिदायत, बहुत कुछ। अब इसमें कुछ शब्द अगर हटा दीजिए तो कुछ और अर्थ है, बहुत कुछ न बोलने की हिदायत, तो एक खिलाई हुई भाषा, इसमें गुस्सा भी नहीं है, लेकिन जो अंतर विरोध है इस दुनिया में, हमारे समाज में, जो रोज की जिंदगी में है, लेकिन हमारे देखने में नहीं आ रहा। देखने की आजादी नहीं है, मैं देख ही रहा हूं, लेकिन सिर्फ इतना देखना कभी का नहीं है। वो यह भी देख ले रहा है कि लेकिन देखने के बाद जो बोलना है उसमें फिर जो है समस्या हो, इसमें बहुत कुछ न बोलने के किया। इसीलिए इस बहुत सी कविताओं में जो चुप्पी है, और चुप्पी से भी ज्यादा चुप्पी का कामनापन, क्योंकि चुप्पी भी तो कई तरह की होती। एक तूफान से पहले की चुप्पी होती, जनता चुप है, इसका क्या मतलब है कि अनुभव नहीं कर रही, कोई तूफान है, हम बैठे हुए, हम तहाइये तूफान किए हुए, तूफान है जो जमा हुआ, दुख है। तो लेकिन एक चुप और चुप्पी का कामनापन, और दूसरी तरफ है उसका प्रतिवाद बोलना। तो ये जो दो ध्रुव हैं उनके बीच कविता बहुत कहती चलती है, लेकिन हमको देखना सिखाती जाती है, ये बड़ी चीज। उसके साथ जब आप चलते हैं तो वो बहुत कुछ। अब डॉक्टर उमेश कुमार ने हमारा ध्यान नहीं दिया कि वाया के इतने अर्थ हो सकते। हम लोग हिंदी की जो अर्थध्वनियां हैं उनके बारे में तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते। अब जैसे और शब्द का अर्थ आइंडी ही नहीं होता है ना, राम श्याम और मोहन जा रहे हैं, ये आइंडी कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बना, और अब ये और क्या है। आपने कुछ कहना चाहा, आपने कहा, वाक्य पूरा हुआ, दूसरा वाला है और सुनना चाहता है, ताकि और क्या हुआ, यहां और का दूसरा। तो इसी तरह साफ शब्द के बहुत सारे, वहां
सड़क की धूल के साथ साथ गरीबी को भी साफ कर दिया गया। किसी का दौरा होने वाला है, वहां सड़क की धूल के साथ साथ गरीबी को भी साफ कर दिया गया। ये जो साफ करना है, ये हमें जो दूसरा डॉक्टर रमेश कुमार ने वाया की जितनी अर्थ है वो ध्यान दीजिए, तब लगेगा कि इसके कवि ने वाया से क्या काम लिया है। हिंदी में ऐसा समय है कि बलात्कारी भी कर रहा है अपराध वाया राम। बलात्कारी भी अपराध कर रहा है अपराध वाया राम। राम के वाया, राम के बहाने, राम की याद में, अब इसमें ढेर सारे अर्थ हैं। अपराध बलात्कारी भी कर रहा है अपराध वाया राम, और राम है कि लड़ रहे एक धर्म युद्ध वाया रावण, और रावण है कि साध रहा है संकल्प वाया सीता, और सीता है कि बांट रही है अपना जीवन वाया गीता। और रघुवीर साहब की कविता है ना, बनिए सीता पढ़िए गीता। तो कवि आप एक परंपरा में जब आते हैं तो पुरानी कविताओं के ध्वनियां भी गूंजते हैं। सीता के जरिए जब गीता पर पहुंचता है आज कवि, तो उससे पहले सीता और गीता पर और कुछ कहा जा चुका है। नई सदी ने पहन रखा है कवच वाया का एक मजबूत कवच। ये है इसकी दिशा। तो आज के समय में जो कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, उस उल्टा पुल्टा को नागार्जुन अपनी भाषा में बोल रहे हैं, मुक्तिबोध अपनी भाषा में बोल रहे हैं, हमसे पहले 1000 कवि बोल चुके हैं। कवि को अपनी सार्थकता सिद्ध करने के लिए कितना श्रम करना पड़ता है भाषा का। तो ये वो आया कि डॉक्टर रमेश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनकी इस व्याख्या से ये कुछ अर्थ मुझे सूझे। तो अंग्रेजी शब्द के जरिए भी इससे पहले किसी कवि ने ये काम नहीं लिया, और वो काम जब एक नया कवि करता है तो वाया शब्द के साथ एक नई दौलत लौटाता है हिंदी भाषा को, एक नई सामर्थ्य लौटाता है। इस तरह वो अपनी भाषा को सशक्त करता है। दूसरे, जब हम अब इकोनॉमिक्स के और बहुत सारे बड़े लोगों के आप पढ़िए तो उसमें आमतौर पर आता है ह्यूमन फेस। जितनी परियोजनाएं हैं, कल्याणकारी परियोजनाएं, वो तो चले रही हैं भाई, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इतना विशाल देश है तो उसमें बहुत सारी परियोजनाएं हैं और विकास हो रहा है और दिख भी रहा है। तो उसमें ये सवाल उठता है कि ह्यूमन फेस इसका कहाँ है। ह्यूमन फेस इसमें माइनस है, मानवीय चेहरा, अर्थ आर्थिक जीवन को मानवीय चेहरा है। अब इसी बात को कभी भी उसी तरह बोले, भाषा बदलने को, सामाजिक संरचना की आलोचना उसी भाषा में नहीं की जा सकती जिस भाषा में एक आर्थिक विश्लेषण करने वाला है ना, साइकोलॉजिस्ट जिस तरह बोलते हैं। शब्द भक्त इस मामले में ही कविता एक बहुत ही हमारे समय का बहुत ही सार्थक प्रतिवाद है। अभी तो बोल बोल के शब्दों का अर्थ ही एकदम खत्म कर दिया गया है। कुछ भी है जो बोलने से बाकी रह गया है। पक्ष विपक्ष से जितना नेता बोलते हैं रोज, अब उसको तो बर्दाश्त आसमान करता है, थोड़ा बहुत हमारे कान भी बर्दाश्त करते हैं, उससे ज्यादा हमारी आत्मा बर्दाश्त करती है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा भाषा के भीतर जो अमृत है
वो क्षणिक होता जाता है, छीजता जाता है, शब्दों के अर्थ समाप्त होते जाते हैं। उन्होंने कहा मानव मुक्त विकास का जश्न। सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो खुश रहिए, मौज मनाइए, तो कहीं कोई चिंता ही नहीं। मानव मुक्त विकास का जश्न। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बड़ी बहसें इसके भीतर शामिल हैं। कविता की भाषा, मनुष्यों के मुद्दे राजनीति से बड़े होते हैं। उसमें दिख नहीं रहा है, मैंने बहुत जल्दी जल्दी नोट किया है। तो मनुष्यों के मुद्दे राजनीति से बड़े होते हैं और अर्थनीति से ज्यादा उलझे थे। यानी कविता की चिंता में मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य सब राजनीति से, सब अर्थनीति से, हर प्रकार के दार्शनिक व्याख्यान से, हर तरह की सफलता सबसे ऊंचा है मनुष्य। वो पढ़ा है त्रिवेदी जी का निबंध, साहित्य का लक्ष्य मनुष्य, और एक चीज पर बहुत बल देते थे, नहीं मानो श्रेष्ठ तरम नीति, मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं, देवता तो उससे बहुत नीचे है। ये श्रीमद् भागवत बोलता है, हमारे शास्त्र कहते हैं देवताओं का स्तर बहुत नीचे है, क्योंकि देवताओं की दिक्कत ये है कि सुख तो बहुत ले सकते हैं, दुख का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए आप उनके साथ सैकड़ों साल रहिए, लेकिन जब आप विदा होंगे तो उनकी आंखें नम नहीं होगी, आंखें छलछलाएंगी नहीं। ये मनुष्यों में नहीं होता। कच्छ देवयानी कविता पर ढेर बात की, अद्भुत कविता। स्वर्ग होई के विदाई पढ़िए, आज मैं स्वर्ग से विदा हो रहा हूं, लेकिन किसी इतने दिन में रहा, और ये स्वर्गीय लोग हैं। इस बात के स्वर्गीय लोग हैं कि किसी की आंख में आंसू नहीं, किसी की आंख नम। अद्भुत कविता है स्वर्ग होई के विदा। तो इस कविता में उस मनुष्य को सामने रखा, और मैं कहूंगा कि बाद की जो कविताएं हैं कोरोना काल में, है ना, या किचन कोरोना में किचन, अद्भुत कविता, बहुत बढ़िया कविता। हमारे मानवीय जीवन में कविता वो सब राजनीति सबसे बड़ी चीज है, वो दूर तक जाती है। और चूंकि कविता उससे बनती है और कविता उसको संबोधित करती है, इसीलिए उसका संघात बहुत लंबा होगा, है ना। कालिदास आज नहीं है, लेकिन अभी हमारे को साथ है। उसी कालिदास की एक पंक्ति याद आ गई इस कविता में, इस संग्रह में। एक पंक्ति पढ़ते हुए अचानक में चौंक गया। उनका है सर्वम प्रिय चारुतरम वसंत। तो ऋतुओं पर लिखा है कालिदास ने, उसमें आ रहा है कि प्रिय, ये वसंत ऋतु ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ प्रिय है, सर्वम प्रिय। और चारु ही नहीं है, चारुतर हो जाता है वसंत में सब कुछ। उस वसंत के लिए कवि कहता है वसंत महंगा है। वसंत पर सैकड़ों साल से इतनी कविताएं लिखी गई है, और उसमें संस्कृत काव्य परंपरा को भी जोड़ दीजिए तो ये और लंबी परंपरा हो जाती है। उस परंपरा में एक कवि एक अनुभव को जब इस रूप में दर्ज करता है, वसंत महंगा जी है ना। तो कवि जैसे निराला में वीक्षण आराम, तो आराम शब्द पहले भी आया है, वीक्षण शब्द भी, सारे शब्द तो पहले से, लेकिन कवि उनको जिस तरह से पढ़ता है उसमें पूरा समय प्रतिध्वनित हो जाता है। आज मेले ठेले के दिन जब आपको अनुभव होता है कि आज कुछ हो तो नहीं जाएगा, है ना, आप सहसा तमाम पुलिस की तैनाती देखते हैं तो आपको लगता है कोई आने वाला है क्या। बहुत ज्यादा आप पीएसी को देखते हैं, जीप खड़ी हुई है, गाड़ियां यूनिवर्सिटी के सामने, तो आपको लगता है आज ये कोई त्योहार है क्या। यानी कि जो त्योहार खुल के मिलने के जुड़ने के अवसर थे,
वे अब लॉ एंड ऑर्डर कायम करने की चुनौतियां बन चुके हैं। तो और ये हमने बनाया, ये सभ्यता आगे गई, ये पीछे गई, और इसको अर्थशास्त्री लोग देखे, लेकिन कभी तो इस अनुभव को पकड़ेगा कि अब बसंत को आदमी बसंत की तरह अनुभव नहीं करता। गाय के साथ जो हमारी भावधारा थी, है ना, गाय पर बहुत प्यारा छप्पर है उनका। मुगल काल में उन्होंने ही भेजा था गाय पर वो छप्पर, है ना, कि दांतों में घास दबाए हुए हैं। वो तो बहुत खाती पीती भी नहीं, और सबको, शिशुओं को, सबको जो है पालती पोसती है, अपना दूध देके गाय से निवेदन करते हैं। मरे हूँ श्याम से वहीं चरण, कहा कि हम तो मर जाने पर भी हमारे चमड़े से जूते और जूतियां बनती हैं, और हम आपके चरणों की सेवा करते हैं। तो हमने क्या अपराध किया? और यही छप्पर सुनते हैं कि गोवशी पर प्रतिबंध। मुगल काल में गोवशी पर प्रतिबंध, गायों का वध विधि पूर्वक और बार्बरता पूर्वक और भारी संख्या में अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ। इतिहास में पढ़ी। इसीलिए राजनीति का एक मुद्दा हो गया था गौ रक्षा। तो उसको ये मत समझिए कि वो धार्मिक मुद्दा था। जहां अंग्रेजों की छावनियां थी, बड़े पैमाने पर गाय खाती जाती थी, क्योंकि वो बीफ खाने के शौकीन। मुगल काल में कभी जो यहाँ शासन करने लुटेरे तो लूट के चले गए, और जिन्होंने शासन किया उन्होंने इसका ख्याल रखा, ध्यान दिया। इतिहास की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद मैं ये नियम से कहता। लेकिन वो गाय जब एक ऐसी चीज बन जाती है, राजनीति जिसको छू दे वो अपवित्र हो जाती है, झगड़े की चीज बन जाती है। उस पर अद्भुत कविता। एक बार मैं शमशेर जी को तो आप जानते हैं ना, शमशेर बहादुर से, शमशेर जी के पास बैठा था मॉडर्न टाउन। तो वो पढ़ रहे थे एलिस इन वंडरलैंड का हिंदी अनुवाद। तो हमने कहा हिंदी आपको पढ़ रहे बोली नहीं, हिंदी भाषा का अपना लहजा था और अंग्रेजी भाषा का अपना है। एलिस इन वंडरलैंड का अनुवाद ऐसा आसान थोड़े, ऐसे ही वो बोल रहे थे दोस्त। तो मैं हिंदी सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उसमें कहाँ गलतियां हुई अनुवाद। इस वाक्य को ऐसे भी कहा जा सकता है। तो उर्दू पर बात चल पड़ी मुझे। तो उन्होंने कहा, वो आज तक गया, उन्होंने कहा सूरदास को छोड़ दीजिए, ब्रजभाषा को छोड़ दीजिए, आधुनिक हिंदी में बताइए गाय पर कितनी कविताएं। अब तो मेरी बोलती बंद। और उन्होंने कहा कि और कोई प्रकाशक तैयार हो तो मैं उर्दू पर कम से कम 100 कविताओं का चयन तो तुरंत दे सकता हूं। तो गाय आपके भाव जगत का एक ऐसा पवित्र और उससे भी अधिक प्यारा विषय था, है ना। अब वो कुरान पढ़िए तो कैसे दूर से वो चढ़ती हुई गाय को देखता है, तो क्या गजब है। वो गद्य पढ़िए, क्या आनंद है उसका। क्या उसका सपना है दरवाजे पर गाय बंधी रहेगी, सुबह उठते ही गाय के दर्शन होंगे, क्या बात है। वह गाय राजनीति जब उसको छूती है, उसको एक मुद्दा बना देती है, तो कवि कह रहा है एक सीधी सरल गाय हिंसक पशु में बदल जाता, क्योंकि उस मुद्दे पर जाने के लिए दंगे हो जाते। गाय हो, इसलिए कवि अंत में कहता है गाय होना गाय जैसा होना नहीं है। अब वो गाय ही नहीं रह गई, तो वो मुद्दा। गाय एक मुहावरा है, और मुहावरे का अर्थ एक कवि के ख्याल से नहीं, शासक के हुक्म से तय होता है, कवि के ख्याल से। कविताएं जो हिंदी लिखी गई उर्दू में, हमारी ब्रजभाषा में, तो
ऐसे मुद्दों को जो हमारी जिंदगी को छूते हैं, लेकिन अगर अखबार का समाचार मान हम लेते हैं, ये तो है सब कुछ को देखने की आज़ादी, लेकिन कभी उसमें हस्तक्षेप करता है और इस चीज को पकड़ लेता है कि जिसमें बहुत कुछ न बोलने की हिदायत है, और उस हिदायत के बावजूद वह कुछ कहना चाहता है, विशेष रूप से बताना चाहता है, और वो जो विशेष रूप से बोलना चाहता है उसमें शब्दों की क्रीड़ा भी लगी। आप जानते हैं हमारे देश का एक सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जो बार रेटिंग में आया, तो उस विश्वविद्यालय में बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग पहुँचते ही रहते हैं। तो एक बड़े कल्पनाशील वहाँ पहुँचे कुलपति, और उन्होंने वहाँ एक तोप का मॉडल है वो कायम कर दिया। भाई अपनी अपनी है ना, मालवीय जी के दिमाग में बात नहीं आई थी, है ना। हमारे यहाँ यह है कि भाई सरस्वती, जो गेट से आप प्रवेश कीजिए तो सरस्वती दिखी, यहाँ भी एक सरस्वती बनी थी। तो जब बन रहा था तब की मैं बात बताता हूँ, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा आपको और उस पर 50,000 रुपया उस समय लग चुका था। मालवीय भी देखने आए इस हाल को, और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये सरस्वती नहीं हो सकती, इस पर चूना फेर, लेकिन इतना गाढ़ा रंग लगा था, बहुत दिनों तक होता रहा, कई कोटिंग होते इसके बाद वो खत्म हो गई। इतना सौंदर्य के प्रति हमारे देश में, शब्द के प्रति, रंग के प्रति, सब कुछ के प्रति, तो उन्होंने कहा नहीं, सरस्वती में जो सुकुमारता, जो लय है, उनके बैठने, उनके देखने, उनकी उंगलियों में जो लय है वो आना चाहिए, वो नहीं खत्म करा जाए। ये एक बहुत ऐतिहासिक हाल है जहां आप बैठे हुए हैं। ये पहले यहाँ पर्दा लगा था ना, आज मैं देख के मुझे पसंद लगा हुई, ये परपेचुअल कैलेंडर है, ये देश के बहुत बड़े गणितज्ञ का बनाया हुआ है। और मालवीय जी जब जर्मनी में पढ़ रहे थे वहां से उनको ले आए थे, बेटा पैसा तो नहीं दे सकता लेकिन इज्जत बहुत दूंगा। तो उन्होंने कहा पैसा नहीं देंगे तो साल भर हमको कमा लेने दीजिए। तो साल भर कमाई हमारी करके आए, और उन्होंने कहा हम BHU से देखिए पैसा नहीं ले सकते। तो जीवन भर उन्होंने सेवा की, उन्होंने पैसा नहीं दिया। श्यामा शरण डे, जिनको लड़के प्यार से डे बाबा कहते हैं, उन डे बाबा का एक बहुत बड़े बड़े करके परपेचुअल कैलेंडर जो उनका बनाया, और वर्षों तक जब तक कुलपति रहे मालवीय जी महाराज, इसी में सेंट्रल ऑफिस होता था। बहुत हेरिटेज बिल्डिंग है, यही से यूनिवर्सिटी चलती थी। इसमें 6 कॉलेज चलते थे, है ना, घंटा एक इतने घंटे तक ये फैकल्टी, इतने घंटे तक ये फैकल्टी, ऐसा। तो इसमें ये जो उत्सव हो रहा है ना, ये मुझे सब कुछ याद आ रहा है, कितना अच्छा, इसी सब के लिए बना। आपको ये बहुत गर्म लग रहा है ना, वो इस हाल का दोष नहीं है। इसमें 50 से ऊपर खिड़कियां हैं और 15 से अधिक दरवाजे हैं, उनको बंद कर देने की वजह से ये गर्मी है ना। तो और ये कॉरिडोर जो बंद कर दिया गया ऊपर वाला, सब खोल दीजिए तो किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें राधा कृष्ण नहीं बैठ के लेक्चर देते थे, गीता लेक्चर्स को देते। तो है, तो मैं ये कह रहा था मित्रों, इस बात पर ये तो मालवीय जी ने बार बार देशभक्त्यात्मक त्यागेन सम्मान आर्हा सदा भवा, देशभक्ति को बहुत ऊंचा स्थान देते थे, और BHU खासतौर से इसके लिए जाना जाता था। अगर वो आज़ादी के लिए तो लड़कों से गोपनीय वार्ता करके वो एकदम कोई एक्शन लेने का सवाल ही नहीं था, सहयोग करते थे गोपनीय रूप से अगर कोई शामिल होता है आंदोलन में। देशभक्ति को इतना, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया कि तोप लगा देंगे अगर गेट पर तो छात्रों में देशभक्ति जो है उमड़ने लगी। लेकिन ये कुलपति ने विश्वविद्यालय में ऐसा किया, थोड़ी अद्भुत कविता लिखी उसी प्रकाश में, वो भी कविता का विषय हो सकता है। और कवि शब्द से खेलता है, दो के साथ एक शब्द उनको याद आया तब,
है ना, तप। तो लिखा है, मैंने तो एक ही पंक्ति नोट की, जहां अब तप की नहीं तो की जरूरत है। तो हो गई नहीं दुनिया उल्टी, ये कभी देखना सिखाता है। जहां तप की नहीं, ये तप कह देने से शताब्दियों की पूरी परंपरा, विश्वविद्यालयों की हमारी जो एक परंपरा थी, नालंदा और तक्षशिला से लेकर, वहां ऐसे थोड़ी होती थी प्रवेश परीक्षा की 6 महीना से चले जा रही, प्रवेश परीक्षा ही नहीं पूरी हुई अभी। वहां सिंह द्वार कभी प्रोफेसर मैंने आचार्य बड़े बड़े बैठे रहते थे नालंदा में, और उसको कहते थे द्वार परीक्षा, है ना। हम लोगों के समय में पता नहीं होता है कि नहीं, पहले जो शादियां होती थी ना, तो वर मंडप में जब उठ के आता था कोहबर में, तो वहां सखिया द्वार परीक्षा लेती है ना। पुराने जमाने में उनसे संस्कृत की कहेलिकाएं पूछी जाती थी और पूछी जाती थी, उनको रहता था कि जी को चुप कर। तो द्वार परीक्षक होते थे विश्वविद्यालय में, वहीं परीक्षा होती थी, तभी प्रवेश कर सकते, जोन सो प्रवेश नहीं कर सकता, जोन सो प्रवेश नहीं कर सकता। और कविता उसकी तुलना में भी अधिक पवित्र है, वहां भी जोर सो प्रवेश नहीं कर सकता। ये मेरी कविता का संसार है, इसमें वही प्रवेश कर सकते हैं जिनमें सहानुभूति हो, जो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, है ना। ये कविता इसलिए तो राजमुकुट गिरता। तुमको एक कहानी सुना दूं कि कवि को किस लिए आपको प्यार करना चाहिए, और क्यों सब जिस समाज में कवि और दार्शनिक की जरूरत न महसूस की जाए, आप समझ लीजिए कि वह समाज बीमार है, और यह भी जान लीजिए कि वह समाज बहुत दिन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो कहते वार्ड सुनाया ना, वार्ड नंबर 6, लेनिन ने जब उस कहानी को पढ़ा तो जानते हैं क्या कहा कि पूरा रूस मुझे लगता है जैसे वार्ड नंबर 6 पागल भरे हुए हैं, और इसमें जो जितने बुद्धिमान लोग हैं उनको भी उसी में भर्ती कर दिया। तो कविता जहां अब तप की नहीं तो की जरूरत है। इस पंक्ति में कितनी भारी पीड़ा भरी हुई है। जिस देश में विद्या के प्रति यह अनुराग रहा, और विद्या के जितने गुरुकुल हैं, शाकुंतलम पढ़िए ना आप लोग, बीए में पढ़िए, वो गुरुकुल की सीमा से बाहर ही रथ रोक देता है दृश्य। भाई गुरुकुल आ गया, और 2 बैखानस खड़े हैं, बट बिचारे हैं नंगे बदन लड़के, और हिरण पर निशाना लिए हुए दुष्यंत का रथ, और निशाना लिए हुए और रथ दौड़ रहा। नाहंतव्यो रहंतव्य आश्रम में, ये आश्रम का हिरण है। नहंतव्यो नहंतव्य, शास्त्र में बताया है आश्रम का मृग शिकार नहीं किया जा सकता, और तुरंत वो अपना रोक लेता है, रथ वहीं छोड़ देता है और बढ़िया प्रवेश करता। ये पुराना शिष्टाचार, पुराना शिष्टाचार। तमाम रक्षकों को लिए हुए तमाम अगली सीट पर आके सब बैठ गए, प्रोफेसरों को बैठने को जगह नहीं मिलती। लेकिन पुराना भारत क्या था, वहां प्रवेश की इजाजत नहीं, अनुमति नहीं, सब नहीं प्रवेश कर सकते। लेकिन जब दुनिया उलट जाए, अब यहां तप भी नहीं तो भी नहीं करते, तब संवेदनशील लोगों के लिए ये रोने का समय है। हमने अपने जीवन के सबसे सुनहरे दिन किस चीज को दिए? विद्या के अर्जन को दिया, साहित्य और संस्कृति की 2 बात सीखने के लिए दिया, बड़े लोगों के चरणों में बैठकर भाषा सीखने के लिए दिया, और वहां यह महसूस की जाए कि तब यहाँ तब की नहीं तो की जरूरत, तो लगेगी और देशभक्त की उम्र बढ़ेगी। देशभक्त इतनी सस्ती होती तो जितने पिस्तौलधारी और हथियारबंद लोग हैं, ये सब महान देशभक्त होते, वो भगत सिंह से भी अधिक क्रांतिकारी होते, भगत सिंह से भी अधिक क्रांतिकारी होते। तो मित्रों,
ये जो कविता की भाषा में प्रतिवाद, उस कविता की भाषा को समझने की जरूरत है, जिसमें एक एक वाक्य में पूरी की पूरी सभ्यता की समीक्षा, बहुत समय तक सोचने पर एक एक पंक्ति आती है ना। तो एक एक टुकड़ा नोट करके यहाँ पढ़ा, उसमें से कुछ खो भी जाता है, कुछ उसके दिमाग में अंकित रहता है, कभी सफल होता है, कभी नहीं असफल होता है, और इसलिए जो उसकी बेकली है उसको दूसरा कोई नहीं समझ सकता। ये शब्द क्रीड़ा निराला ने भी की है कई कविताओं में। इसीलिए मैंने अनुरोध किया कि इसमें भाई श्री प्रकाश शुक्ल ने कुछ जो ऐसे गीत हैं बहुत, है ना, तो उसमें आप पाइएगा कि कुछ शब्दों के साथ क्रीड़ा में खेलना भी शुरू किया। शुभकामनाएं